उत्तर प्रदेश 2022 के इलेक्शन पास आ रहे हैं जैसे जैसे वैसे वैसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर रही हैं। हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक हैं राष्ट्रीय। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सब दर्शकों को भी मेरा बहुत प्रणाम। सर एक नाम आपका जिसको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने दिया नहीं वो परिचय कि आपका जो नाम है शेर सिंह। तो मतलब ये बताइए कि किस तरीके से अब ये चुनाव लड़ेंगे आप? जी देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है और हमारा जो मुद्दा है वो है बेरोज़गारी। उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी हम लगातार बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और हमारा मानना है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को उसकी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए। अगर रोज़गार नहीं मिलती है तो जो 12वीं तक पढ़ा हुआ बच्चा है या उससे नीचे तक है उसको 5,000 रुपये, जो ग्रेजुएट है उसको 10,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 15,000 रुपये दिए जाने चाहिए। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीज़ मौजूद है, लेकिन अभी हम जो मौजूदा सरकार है उससे ये डिमांड कर रहे हैं कि ये या तो नौकरी दें या तो इस प्रकार से बेरोज़गारी भत्ता दें। इसके लिए अभी पीछे उत्तराखंड में भी हमने एक बड़ा जो है आंदोलन किया था हरिद्वार में, और लखनऊ में भी हम लोग बहुत बड़ा इस पर काम करने वाले हैं। कुछ थोड़ी सी अगर पर्सनल बात की जाए तो कुछ खास रिश्ता है आपका उत्तराखंड से भी, क्या है? जी देखिए, मेरा जन्म जो है वो रुड़की में हुआ, जो पहले उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था, और सन 2000 से वो हिस्सा जो है उत्तराखंड में चला गया। लेकिन मेरा जो आत्मा है वो दोनों ही जगह बसती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो और उत्तराखंड हो। भले ही ये दो भाई जो हैं अलग अलग हो गए हों, लेकिन हम दोनों ही जगह के हैं, दोनों ही जगह काम करते हैं और दोनों ही जगह पर समाज के अच्छाई को और उनको रोज़गार दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी विवादित नाम रहा आपका, शायद वो मैं नाम ना लेना चाहूँ, अगर ले भी लूँ तो शायद थोड़ी सी समस्या ना हो आपको। फूलन देवी बहुत विवादित नाम रहा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अभी उस पर कोई बात करने का कोई लाभ नहीं है। आज जो उनकी बहन है श्रीमती मुन्नी देवी, वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की जो है महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की। अभी हमारे साथ ही थी 3 दिन तक, और कई दूसरे राजनीतिक दलों से जो एक गठबंधन को लेके जो चर्चा चल रही है उस कमेटी की भी वो सदस्य हैं। तो वो जो बात जो पुरानी हो गई है वो बात ही नहीं थी कोई। तो बिल्कुल सर, आप अफ़गानिस्तान भी गए, ये थोड़ा सा मतलब बताइए कि ऐसे कैसे वहाँ अफ़गानिस्तान, और इसमें क्या हुआ, क्या था? देखिए, इसी केस के सिलसिले में मैं जेल के अंदर था सन 2001 से, जिनका जिक्र आपने किया। तो जेल में रहने के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि भाई, एक दिन अखबार में ही मैंने पढ़ा कि जेल के अंदर ही कि जो बहुत सारे जो संगठन हैं। अच्छा, तब आप तिहाड़ जेल में थे? जी बिल्कुल, मैं तिहाड़ जेल में था। तो बहुत सारे जो संगठन थे उसमें आरएसएस भी था और भी अनेक संगठन थे जो इस बात के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे जगह जगह कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, जो भारत के आखिरी भारतीय सम्राट हैं, उनकी समाधि को अफ़गानिस्तान में अपमानित किया जाता है, तो उनकी समाधि को वापस भारत लाना चाहिए। तो जब अखबार में मैंने ये बात पढ़ी तो मेरे साथ कुछ तालिबानी आतंकवादी भी थे, गयूर खान और ताजा खान नाम के। तो आपके साथ में? जी बिल्कुल, हाई सिक्योरिटी वार्ड में। तो वो मजाक करने लगे और कहने लगे कि राणा जी, भारत में कोई ऐसा नहीं है, कोई भी पार्टी या व्यक्ति कि इसको वापस ला सके। जब 800 सालों से कोई नहीं ला पाया तो आप कैसे लेकर आएंगे? तो मेरे ऐसे मुख से निकल गया कि मैं इसको लेकर आऊँगा। तो वो लोग मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि आप पहले तिहाड़ जेल से ही निकल कर दिखा दीजिए, और आप तो
यहाँ से कोई नहीं जा सकता, अफ़गानिस्तान तो जाना बहुत दूर की बात है। तो इसको हमने फिर एक मिशन की तरह लिया और सन 2004 में मैं तिहाड़ जेल से निकला अफ़गानिस्तान जाने के लिए और बांग्लादेश दुबई होते हुए मैं अफ़गानिस्तान पहुंचा। वहां पहुंचकर काबुल, कंधार, गजनी, हेरात, कई अन्य शहरों में मैंने खोजबीन की और करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे इनकी समाधि मौजूद है, पृथ्वीराज चौहान जी की, चंद्रवरदाई जी की, मोहम्मद गौरी की। अच्छा, क्या जुनून क्या था, मतलब ये क्या ऐसा जुनून था कि वहाँ तक ले गया? देखिए जुनून, मतलब क्योंकि जुनून तो सब में होता है, लेकिन क्या ऐसा जुनून था कि वहाँ तक लेकर के चला गया और उसके बाद आप लौट आए? अच्छा ये बताइए, क्योंकि बड़ा मजाक भी उड़ता है और मजाक लोग करते भी हैं, तो क्या पासपोर्ट लेकर के गए थे? जी बिल्कुल, मैं पासपोर्ट लेकर ही गया था और यहीं से मेरा पासपोर्ट भी बना था, भारत से ही। और उस पासपोर्ट का मुकदमा अभी भी चल रहा है मेरा। किस तो बात को लेकर? पासपोर्ट एक्ट का मुकदमा मुझ पे अभी भी चल रहा है। क्योंकि आप एज अ प्रिजनर हैं? नहीं, ऐसा है कि पासपोर्ट जो है वो दूसरे नाम से बना था। अच्छा अच्छा। तो फर्जी पासपोर्ट बनाने का आरोप जो है लगा, तो वो पासपोर्ट आज भी कोर्ट में जमा है और उस तो आप फर्जी पासपोर्ट पे गए थे क्या? हाँ बिल्कुल, और मेरा असली पासपोर्ट कौन बनाता तब? नहीं, तो वही तो मैंने पूछा ना कि आप मतलब गए कैसे थे? जैसे बोला जाता है कि पिक्चरों में तारों से नीचे से जाते हैं, तो आप कैसे गए थे? थोड़ा सा बताइए। हाँ मतलब मैं बाकायदा, अपने मैं देश में है। हाँ बिल्कुल, मैं बाकायदा मैंने पासपोर्ट बनवाया था। हाँ, लेकिन वो दूसरे नाम से बना था तो फर्जी ही कहलाया जाएगा। उस पासपोर्ट पर मैंने वीज़ा हासिल किया अफ़गानिस्तान का। मुंबई में जो है अफ़गानिस्तान की कौंसलेट थी, वहाँ से मुझे वीज़ा मिला था, 15 दिन का मिला था शुरुआत में। और उस वीज़ा पर मैं दुबई होते हुए काबुल पहुँचा था। अच्छा, क्या एकदम अलग से ख्याल आ गया कि उन्होंने बोला कि आप वहाँ पहुँच गए और जिस तरीके से, क्योंकि आपको लोग मानते भी हैं बहुत, तो क्या एक दिमाग में फितूर आ गया था? देखिए, मैं अपने देश के प्रति एक प्रेम भावना रखता हूँ और जिन्होंने भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पण किया है, अपना त्याग किया है, उनको हम महान मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। और उसमें पृथ्वीराज चौहान जी भी एक बहुत बड़े हमारे भारत के सम्राट थे और बहुत बड़ा उनका त्याग था। और मैं आपको बता दूं, वहाँ से आने के बाद मैंने दूसरे जो महापुरुष हैं उनकी भी समाधि लाने का प्रयास किया। मैंने बहादुर शाह जफ़र की भी समाधि लाने का प्रयास किया, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र जी भी, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि आपने मतलब उनकी भी समाधि लाने का प्रयास किया है। बिल्कुल, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि उसको मैं लेकर नहीं आ पाया। और मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि जब मैं वहाँ देखा म्यांमार में, तो बड़े सम्मान के साथ उनकी समाधि रखी हुई थी। तो मुझे लगा कि अगर मैंने इसकी खुदाई करी चोरी से तो उल्टा ये ख़राब हो जाएगी। अच्छा ये बताइए कि ये समाधि लाने वाला जो ये शुरू आपने किया, एक अलग था थोड़ा सा, तो ऐसा क्या दिमाग में आया कि अब ले ही चलते हैं अपने देश में, यहाँ इज्जत नहीं मिल रही है? देखिए, मैं इंडिविजुअल वे में जितनी मेरी हैसियत थी, मैंने अपने प्रयास किए। पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि लाने में ईश्वर ने मुझे सफलता दी। लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से भी मैं आज ये वादा करता हूँ आपके माध्यम से, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे बहादुर शाह जफ़र हों, और जितने भी महापुरुष, अगर कोई बाहर किसी हादसे में जो है बाहर रह गए हैं उनके अवशेष, तो उनको राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सम्मान के साथ वापस भारत लाएगी और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो देगी। अच्छा, एक लास्ट बात आपसे पूछना चाहते हैं सर, कि इस बार जैसे अब चुनाव हो रहे हैं, तो आपकी जो पार्टी है वो मुख्य मुद्दे क्या रखे, और क्या इस बार छोटे छोटे दलों से क्या गठबंधन आप करेंगे, जो क्योंकि सब सम्मिलित हो रहे हैं, किससे मेन लड़ाई है आपकी, मुख्य लड़ाई किससे? देखिए, मुख्य लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है
वो देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। आज अगर हम रोज़गार की बात करें तो जब भाजपा जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसका नाम है भारतीय झूठी पार्टी। इसने वादा किया कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो इनका मतलब था 2 करोड़ रोज़गार लोगों से छीन लेंगे। तो लोगों के रोज़गार चले गए, लोगों के जो है मतलब इतनी बेइंतहा जो है महंगाई बढ़ गई है। मल्टीनेशनल कंपनियों को लाने के लिए मोदी जी ने इतनी विदेश यात्राएं करी, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया, FDI लाएंगे, लेकिन जो कंपनियां पहले से यहाँ पर 10-10, 20-20 साल से लगी हुई थी, काम कर रही थी, वो यहाँ से भाग रही हैं। अभी 2 दिन पहले फोर्ड जो है अपना काम बंद करके वापस चली गई। तो कितने लाखों लोगों की गाड़ी है क्या फोर्ड? नहीं, हमारे पास नहीं है, लेकिन लाखों लोगों का रोज़गार चला गया। जो फोर्ड के शोरूम हैं, जो फोर्ड के सामान बेचते हैं, जो मैकेनिक हैं उसके, तो वो तो सब बेरोज़गार हो गए ना, परिवार तबाह हो गए। तो ये जो है मोदी जी का या भारत सरकार का जो है बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि इनकॉम्पिटेंट बोलेंगे आप उसको, कि सरकार जो है वो अपने काम करने में बहुत ही बेकार साबित हुई है। ये था हमारे साथ शेर सिंह राणा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तो बताया है और कैसे उन्होंने काम किया। साथ ही साथ राजनीतिक अगर गलियारों की बात की जाए तो उसमें भी वो कूद पड़े हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, दोनों ही राज्यों में चुनाव के बिगुल वो फूकेंगे। योगी योगेश मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।